खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि हमने पूछा था आपको पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किसी विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब था रीवा गांगुली दास, और आपने इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया पूरी डिटेल के साथ में। अगला प्रश्न था, भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है? तो बांग्लादेश के लिए शुरू की गई है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पहली कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है। इसका भी जवाब आपने दिया है। अब दोस्तों चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पिछले वीडियो में हमने शामिल किए थे। तो पहला प्रश्न था, किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है? तो कश्मीर राज्य का जो केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है, और इसकी जो भी विशेषता थी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप इस वीडियो को पॉज करके और पिछले वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाइए और देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया कश्मीर। अगला प्रश्न था, हाल ही में स्वदेश निर्मित सबसे ताकतवर इंजन दिल्ली से चलाया गया है। यह इंजन कितने हॉर्स पावर का है? तो दोस्तों ये 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि स्वदेश निर्मित है और सबसे ताकतवर इंजन है जो कि दिल्ली से फुलेरा के बीच में चलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को, क्योंकि ये नर्स थी दोस्तों। हॉस्पिटल में इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत से मतलब जैसे फ्रंट लाइन में आकर के कई समाज सेवा के कार्य किए हैं। अगला प्रश्न था, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे और ये पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न था, कारगिल विजय दिवस देश भर में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल जो युद्ध हुआ था वो 1999 में हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर के। अगला प्रश्न है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत किसने कुम्हार कारीगरों को इलेक्ट्रिक पोटर व्हील वितरित किए हैं? तो अमित शाह है, हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हार कारीगरों को इलेक्ट्रिक पोटर व्हील वितरित किए हैं। अगला प्रश्न था, सड़कों के सुधार के लिए मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो लगभग 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को मैक्डेमाइजेशन यानी कि सुधार करने के लिए जम्मू और कश्मीर में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न था, भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया को भारत जो है WHO द्वारा चलाया जा रहा है एंटी ट्यूबरकुलोसिस एक प्रोग्राम है, यानी कि टीबी से मुक्ति के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके लिए भारत सरकार ने $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न था, रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा का अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $400 मिलियन की जो मुद्रा है उसकी अदला बदली श्रीलंका के साथ में किए जानी है और इसके समझौते पर हस्ताक्षर आरबीआई ने किए हैं। फिर अगला प्रश्न था, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट से सेवा की शुरुआत की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी सेविंग अकाउंट बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सिर्फ घर बैठे केवाईसी के द्वारा खोला जा सकता है। तो ये हमने चर्चा कर ली पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। अब चर्चा करेंगे आज 29 जुलाई 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी। उससे पहले बोलेंगे कि आप करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। अगला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस बार की जो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा, और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय सुपर लीग शुरू की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। मतलब एक जो है क्वालिफायर विश्व कप एक क्वालिफायर जो है सुपर लीग शुरू की गई है, जिसके तहत जो भी टीमें उसमें हिस्सा लेगी और जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी तो वो क्या होगा, जो भारत में होने वाला है आयोजित वर्ल्ड कप 2023 तो उसमें जो है वो खेल सकेगी। और एक दिवसीय सुपर लीग में 50 ओवर का लक्ष्य रखा जाएगा, और वर्ल्ड कप 2023 में मेज़बान भारत को सुपर लीग में शीर्ष पर रहने वाली
अगली जैसे भारत को तथा सुपर लीग में जो शीर्ष पर रहने वाली टीमें होगी 7, उन टीमों को सीधे क्वालिफाई किया जाएगा। क्वालिफाइंग सुपर लीग की जो शुरुआत है वो विश्व चैंपियन इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में श्रृंखला के साथ में होगी। मतलब जो क्वालिफाइंग सुपर लीग होगी, ठीक है, तो इस सुपर लीग में सबसे पहले जो इसमें जो मैच किया जाएगा वो किसके बीच में किया जाएगा, वो किया जाएगा जो वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड थी और आयरलैंड, उसके बीच में ये श्रृंखला आयोजित होगी और ये श्रृंखला 30 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेली जाएगी। और सुपर लीग में 13 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्य और नीदरलैंड शामिल है। सुपर लीग में प्रत्येक जो टीम है वो 3 मैचों की 4 श्रृंखलाएं स्वदेश और 4 विदेशी सरजमी पर खेलेगी। मतलब जो 3 मैच है वो अपने खुद के देश में खेलेगी और 4 जो है वो दूसरे देश में खेलेगी। तो इस तरह से जो है ये सुपर लीग होगी जो कि क्वालिफाइंग होगी वर्ल्ड कप 2023 के लिए, जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत जो है वो इसमें हेपेटाइटिस में जो है हेपेटाइटिस रोग जो है वो लीवर को प्रभावित करता है। इसमें लीवर में सूजन आ जाती है और हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये दिवस जो है कैसे मनाया जाता है, तो ये दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लम्बरबर्ग के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो ब्लम्बरबर्ग थे उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की तथा साथ ही वायरस के लिए नैदानिक जो परीक्षण किए और एक टीका भी विकसित इन्होंने किया था। इस बार जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस की जो थीम है वो है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और हेपेटाइटिस लीवर में हेपेटाइटिस रोग जो है वो लीवर या यकृत में क्या करता है, सूजन कर देता है। और हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई। इस तरह से 5 प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस ई जो होता है वो वायरस विश्व में हेपेटाइटिस का सबसे सामान्य कारण माना जाता है। मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उसका जो पहला कारण माना जाएगा वो माना जाएगा हेपेटाइटिस ई वायरस को। और यहाँ पे हेपेटाइटिस बी आएगा। हेपेटाइटिस बी तथा सी क्रॉनिक संक्रमण है। मतलब ये क्या होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक चलने वाला संक्रमण है, जिसके लंबे समय तक कभी कभी वर्षों दशकों तक भी इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और ये लीवर में क्या करता है, सूजन करते रहता है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय द्वारा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो हरियाणा में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया के जो युवा खेल हैं उनका। और हरियाणा जो है चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा और इन खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला जिले में किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन अगले वर्ष से टोक्यो ओलंपिक के बाद में किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित होते हैं, परंतु इस बार कोविड-19 महामारी के कारण जो है 2021 की जो 2 जनवरी में आयोजित होने वाले थे, तो इनका थोड़ा सा लेट आयोजित करवाया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 1000 प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने हेतु 8 साल के लिए उनको क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब ये कि अगर खेलो इंडिया के प्रति जो भी खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो उन 1000 प्रतिभागियों को क्या करना पड़ता है, आगे जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी मैच होंगे उनके लिए तैयारी के लिए उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिया जाता है और 8 साल के लिए ये छात्रवृत्ति उनको दी जाती है। खेल मंत्रालय की इस घोषणा के साथ साथ एक और घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि स्टार स्पोर्ट्स खेलो इंडिया युवा खेलों का आधिकारिक प्रसारण का भागीदार होगा। तो पिछली बार भी इन्होंने जो है स्टार स्पोर्ट्स ने ही खेलो इंडिया युवा खेल जो थे उनका आधिकारिक प्रसारण किया था। इस बार भी स्टार स्पोर्ट्स को ही इसके लिए हस्ताक्षरित किया गया है। और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री वर्तमान में है किरेन रिजिजू, और इन्होंने ही जो है इस बात की घोषणा की है कि जो चौथे खेलो इंडिया युवा खेल होंगे वो हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है। तो 27 जुलाई को 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि केंद्रीय रिजर्व यानी कि CRPF जो है उसने अपना 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया है।
27 जुलाई 1939 को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था और आज़ादी के बाद में 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया था। और ये संगठन जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों, और वर्तमान में दुनिया के इस सबसे बड़े अर्धसैनिक बल दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और इसका नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसके महानिदेशक उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, और उन्होंने 15 जनवरी 2020 को यह कार्यभार संभाला था। तो इस तरह से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस इस बार 27 जुलाई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष ये 27 जुलाई को मनाया जाता है और ये 82वां था। तो दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है यानी कि सीआरपीएफ जो है हमारे देश की सुरक्षा के क्षेत्र में और इसकी किसी भी ज़रूरत के क्षेत्र में अगर पहले स्थान पर किसी पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है तो वो बुलाया जाता है सीआरपीएफ को, चाहे वह किसी भी चुनावी मुद्दा हो, कोई भी दंगे हो, तो इस तरह से जो है सीआरपीएफ उनको हैंडल करता है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किस प्रतियोगिता का आयोजन या शुभारंभ किया है? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? तो देश में जो है जो औद्योगिक या फिर स्टार्टअप्स जो है सुरक्षा के प्रति जो भी औद्योगिक या फिर स्टार्टअप है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एक रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और ये प्रतियोगिता पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुभारंभ की गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को आईआईटी गुवाहाटी में जो है संबोधन के दौरान देहांत हो गया था। और ये प्रतियोगिता देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन कंपटीशन के रूप में शुरू की गई है, यानी कि इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। और ये एक इस प्रतियोगिता में जो भी इस कंपटीशन में भाग लेगा उसके लिए क्या है, एक विशेषज्ञ समिति होगी जो मूल्यांकन करेगी और विजेताओं का चयन करेगी। और जो भी स्टार्टअप इसमें टॉप पर आएगा उसको 10 लाख रुपए, और अगर कोई व्यक्ति इसमें टॉप पर आता है तो उसको 5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस के मोबाइल ऐप यानी कि बीआईएस केयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो खाद्य मंत्री है हमारे केंद्रीय वो है रामविलास पासवान, उनके द्वारा बीआईएस केयर नाम से एक जो है उपभोक्ता मंत्री है ये, तो इनके द्वारा जो है भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप बीआईएस केयर को लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप बीआईएस केयर लॉन्च किया गया है। और ये मोबाइल ऐप उपभोक्ताओं को आईएसआई मार्क तथा हॉलमार्क्ड जो भी उत्पाद है यानी कि जैसे सोने का आइटम होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है जो आईएसआई के लिए जो है रजिस्टर्ड है, तो उनके प्रमाणिकता को जांच करने के साथ साथ अगर कोई भी कस्टमर को जो है उपभोक्ता को शिकायत करना है तो वह भी इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकता है। और इसके साथ साथ अन्य पोर्टल 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, तो जिसमें क्या होगा, कस्टमर्स जो है वो या फिर जो जनरल जो भी नागरिक है वो इसमें क्या कर सकते हैं, बीआईएस से संबंधित मानकीकरण को देख सकते हैं, अनुरूपता आकलन कर सकते हैं या फिर बीआईएस का परीक्षण कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वे 3 पोर्टल इन पे जा सकते हैं। और बीआईएस केयर जो है वो सोने की शुद्धता या फिर किसी भी जो आइटम है उससे संबंधित आईएसआई मार्क या हॉलमार्किंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता कहां पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा मंत्रियों की एक संवाद हुई या मीटिंग हुई जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय प्रतिनिधि की तरफ से प्रतिनिधित्व मंडल की तरफ से नेतृत्व किया किसने? हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने किया। और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया मंत्री जनरल प्रबावो सुबियांटो ने। और इसी वार्तालाप के दौरान इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री जनरल सुबियांटो है को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रक्षा मंत्रियों के बीच में हुई इस संवाद में सहमति वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की गई।
मतलब जो रक्षा से संबंधित जो भी सहमति बनती है या सहयोग बनता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सहमति दर्ज की गई है। और रक्षा उद्योगों तथा रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योग के संभावित क्षेत्रों को भी इसमें पहचान की गई है। और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए अगले स्तर पर ले जाने की बात की गई है। मतलब ये कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो भी रक्षा संबंधी समझौते हो सकते हैं उनके प्रति जो है आशंका जताई गई है कि उनको हम कर सकते हैं और उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रतिवर्ष 28 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये जो दिवस है प्रतिवर्ष विश्व में प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बात हो रही है तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस में कोई भी भागीदार बन सकता है, कोई भी नागरिक हो, चाहे व्यक्ति हो, बच्चे हो, बूढ़ी हो, कोई भी। जैसे कि जो है प्रकृति से संबंधित सबसे मेन मुद्दा आता है, जैसे हम जो भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो कम दूरी के लिए अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए हम जो है पैदल जा सकते हैं। अगर हमारे को बड़ी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है तो मोटरसाइकिल का उपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी क्रियाएं हम करते हैं उनको रोक सकते हैं। तो इस तरह से जो है विश्व प्रकृति को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा ही जो मानवता धर्म है या फिर मनुष्य या फिर प्रकृति या फिर जिसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनके संरक्षण हम खुद ही कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2 बार ऑस्कर जीतने वाले ओलिविया डी हेविलैंड का निधन हो गया है और उनका जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों ये जापान के टोक्यो शहर में जन्मी थी और इन्होंने 2 बार ऑस्कर जो है पुरस्कार जीता है। ये एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी, ठीक है। और इनके बारे में जो भी डिटेल्स को चेक करें तो जापान के टोक्यो में जन्मी ओलिविया डी हेविलैंड का 104 उम्र में जो है इनका निधन हो गया। और ओलिविया ने 13 मार्च 1946 को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री की श्रेणी के तहत उन्होंने टू ईच हिज ओवन के लिए पुरस्कार जीता था। और इसी तरह वर्ष 1949 में उन्होंने फिल्म द हीरोज के लिए उन्होंने दूसरा ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ओलिविया की कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड और गोल्डन विद ए विंड और एक और फिल्म है द स्नैक पिट। तो इस तरह से उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज होकर के इनका निधन हुआ 104 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म हुआ था जापान के टोक्यो शहर में और इनको 2 बार जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि INA के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पे MA हम्पी होली ने जो है भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है और इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो वाइस एडमिरल MA हम्पी होली यानी कि जो है MA हम्पी होली AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला हुआ है। NM ने INA के कमांडेंट का पदभार संभाला है और उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल NM की जगह ली है। और दिनेश के त्रिपाठी ने 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक जो है भारतीय नौसेना के अकादमी के कमांडेंट के रूप में कार्य किया है। और अब जो है किसको नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल MA हम्पी होली को। भारतीय नौसेना के प्रमुख की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख है। अब दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न है वो है, कारगिल विजय दिवस देश भर में कब मनाया जाता है? और अगला प्रश्न है, किस राज्य के केसर को GI टैग मिला है? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई आज 29 जुलाई 2020 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे उनकी चर्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।